नमस्कार। इंडियन एनालिसिस अमरवाड़ा का अखाड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट पर 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। ये सीट दिसंबर 2023 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते कमलेश शाह के भाजपा में शामिल होने से खाली हुई है। वैसे देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए सीट की जीत हार के कोई खास मायने नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों के लिए चुनाव काफ़ी अहम है। भाजपा चाहेगी कि इस सीट को जीतकर एक बार फिर साबित किया जाए कि कमलनाथ के गढ़ में अब पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। वहीं कांग्रेस की कोशिश होगी कि ये सीट जीतकर ये साबित किया जाए कि अभी भी ये कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश कमलेश शाह को सबक सिखाने की भी है कि जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ये चुनाव लड़ा और कांग्रेस के विधायक बने और फिर बाद में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाने जा रही है, ऐसी खबर है। वहीं कांग्रेस में प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन चल रहा है। कांग्रेस ने अपने दो पूर्व विधायकों सुखदेव पांसे और सुनील जायसवाल को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। दोनों 13 जून को अमरवाड़ा जाएंगे और वहां के नेताओं से, जो स्थानीय नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि जो अमरवाड़ा का उपचुनाव है या जो इसका अखाड़ा है या जो इसका जो जंग है किस तरह से होने वाली है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों के पास चलते हैं, आपसे परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक कांग्रेस। स्वागत करूंगा शैलेंद्र पटेल साहब। आपका शायद आवाज़ उन तक अभी हमारी नहीं पहुंच पा रही है, जैसे ही आवाज़ उन तक पहुंचती है हम उनसे एक बार फिर संपर्क करेंगे। हमारे साथ में है घनश्याम परौनिया जी, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। घनश्याम जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। रमेश जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और शैलेंद्र पटेल साहब, आपको आवाज़ मिलने लगी है क्या? चलिए, अभी शैलेंद्र पटेल साहब से अभी हमारा संपर्क नहीं है। जब संपर्क होगा सीधे हम शैलेंद्र पटेल जी के पास भी चलूँगा। सबसे पहले घनश्याम परौनिया जी, मैं आपके पास में आता हूँ। सीधा सा सवाल, अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव, एक सीट है, हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस पर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से आपकी कोशिश रही है छिंदवाड़ा के गढ़ में सेंध लगाने की, लोकसभा में आप उसमें कामयाब हुए हैं, विधानसभा में 7 में से 7 आप हारे थे। अब क्या माना जाए इस सीट को लेकर कि किस दमदारी के साथ, किस तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी इसको लड़ेगी और क्या मायने होंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए सीट को लेकर? देखिए राजेश जी, अगर असल में भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, नगर निगम का हो, छोटे से लेकर जो है बड़े स्तर तक का चुनाव, उसको चुनाव के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव लड़ती है। पूरी गंभीरता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ में एक एक कार्यकर्ता जिसकी जहाँ जैसी आवश्यकता है उसका वहाँ उपयोग करते हुए, और ये कहा ना कि हमेशा कहता हूँ कि विद्यार्थी हमेशा परीक्षा में या पढ़ाई में पास होने की दृष्टि से बैठता है। हम पास भी होंगे और अच्छे मतों से वहाँ पर अमरवाड़ा की सीट हमारी जीत है। ये भी आपने सही कहा कि अभी छिंदवाड़ा में 7 में से और एक भी भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं थी विधानसभा की, लेकिन लोकसभा की इस चुनाव में हमने वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया है। आप निश्चित करें, अमरवाड़ा की सीट के साथ विधानसभा की सीटों को भी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने का अभियान ये प्रारंभ रहेगा। और अगले जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो आप निश्चिंत रहें, छिंदवाड़ा की 7 सीटें ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहेंगी। और आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का तो बूथ स्तर पर और जो काम है उस आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम सब लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। और चुनाव को चुनाव की तरह ही लड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है, उस पर वो शिद्दत के साथ खड़ी है। चलिए परौनिया साहब, मैं दोबारा आपके पास में आऊंगा।
शैलेंद्र पटेल जी, पूर्व विधायक कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, स्वागत करता हूं आपका और सीधा सा सवाल लेकर आपके पास में आता हूं कि छिंदवाड़ा सीट को लेकर, हालांकि छिंदवाड़ा का जब नाम आता है तो पहले हम चर्चा लगातार अपनी चर्चा में ये करते थे कि ये अभेद किला है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता था। लेकिन आपके इस किले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगा दी है। अब उपचुनाव है, किस रूप में इसको कांग्रेस लेती है और किस तरह से इस चुनाव को लड़ेगी? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से छिंदवाड़ा कांग्रेस के लिए अभेद किला था। काफी लंबे वर्षों से, लगभग 40 वर्षों से लगातार कांग्रेस पार्टी वहां से लोकसभा का चुनाव जीतती आ रही थी और पिछले विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की सातों सीटें कांग्रेस ने जीती थी। खैर, हर चुनाव अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें निश्चित रूप से हमको हार मिली है। उस हार को हम स्वीकार करते हुए आगे की बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई भी किला अभेद हम जब कहते हैं तो दोनों दलों के लिए, कभी अमेठी भी कांग्रेस के लिए अभेद किला होता था, लेकिन पिछले चुनाव में वहां पर स्मृति ईरानी जीती, लेकिन उसके बाद इस चुनाव में हार गई। तो ये हम नहीं कह सकते कि अभी वो जीत गए, किला अभेद था, उन्होंने भेद दिया, अब उनका गढ़ हो गया। ये समय काल परिस्थितियों के हिसाब से होता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से हमें हार मिली। विधानसभा चुनाव में हम 66 सीटों पर आए और लोकसभा में 29 की 29 सीटें हारे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव था, क्योंकि उस आशा के साथ वो चुनाव लड़े थे कि हमारी सरकार बनने वाली है, लेकिन वो सरकार नहीं बनी। और लोकसभा का चुनाव उस निराशा के भाव से वो चुनाव लड़ा गया। कार्यकर्ताओं नेताओं में वो मायूसी ने बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो रिजल्ट आया। लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो हम नहीं जीते हैं, लेकिन जो पूरे देश का चुनाव का परिणाम आया और कांग्रेस ने जिस तरीके से रिवाइव बैक किया, जिस तरीके से 55 से सीधे 99 सीटों पर पहुंचे, दुगनी अपनी सीटें लेकर आए, एक नया उत्साह, नई उमंग, नई जोश कांग्रेस पार्टी के अंदर आया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जो आसपास से, चाहे आप जैसे लोग हों या जनता में, या कांग्रेस तो कहीं ना कहीं बहुत खत्म होने की स्थिति में, लगातार प्रतिशत गिर रहा है, उन सब बातों के बाद में जो मोदी जी का एक महामंडित चेहरा बताया गया था, उस चुनाव के बाद गिरा है। तो नए जोश और खरोश के साथ कांग्रेस उतरेगी। और आप देखें कि कल 13 तारीख को हमारे दोनों पर्यवेक्षक, एक बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने रही है। जायसवाल जो कि पूर्व विधायक, कल छिंदवाड़ा जा रहे हैं और अभी से हम चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है इस चुनाव में, मैं 1 मिनट और लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से कमलेश शाह ने एन चुनाव के वक्त अपना पाला बदला है, कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव तो हो गया, लेकिन जनता इन सबको भी देखती है कि क्यों बदला है। क्या आस्थाओं में ऐसी कौन सी बात आ गई थी? लगातार 3 बार से आप कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आप जीत रहे थे, अब ऐसा क्या हो गया था जो आपने मन बदला? इन सब का समय पर जनता अपना फैसला करती है और निर्णय देती है। और इस चुनाव में निश्चित रूप से जिस तरीके से दल बदल उन्होंने किया है, उस दल बदल का भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। लेकिन शैलेंद्र पटेल साहब, बिल्कुल बेहतर बात आप कह रहे हैं, जिस तरह से कि कमलेश शाह ने जिस तरह से पाला बदला, और मुझे लगता है कि ये तमाम सारे उदाहरण अब कांग्रेस के सामने हैं। हमने 2018 में भी देखा, उसके बाद भी देखा कि आपके चुने हुए जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो पाला बदल लेते हैं। क्या कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है या बड़ी समस्या नहीं है कि किस तरह से अपने इन चुने हुए विधायकों को या जनप्रतिनिधियों को कैसे संभाल के रखा जाए? क्योंकि ये तो एक लंबी फेहरिस्त बनती जा रही है। शैलेंद्र पटेल साहब जी बिल्कुल राजेश जी, आप सही कह रहे हैं, काफी लोगों ने बदला है। अब वो जो भी कारण है, आज वो विषय उसके ऊपर नहीं है कि डर है, कि भय है, कि लालच है या अन्य कोई बात है। मैं आज को उस और मैं इस डिबेट को नहीं लेकर जाना चाहता, लेकिन आप ये भी देखिए, जिन जिन ने पाला बदला, आज कितने लोग उसमें बेहतर पोजीशन में, कितने लोग दूसरा या तीसरा चुनाव फिर वो जीते हैं, कितने लोग उनसे मंत्री बने। आप अगर लिस्ट उठा के देखेंगे, कहीं न कहीं पाला बदलने वालों की राजनीति समय के साथ हंसिए पे चली जाती है, जनता उन्हें नकार देती है। ये अलग बात है। आप कह सकते हैं कि 2018 के बाद 19 में जिन लोगों ने पाला बदला, बाद में इतने लोग जीत कर गए, लेकिन जब 2023 का चुनाव आया, उसमें से कितने लोग चुनाव हारे हैं, आज कितने लोग सक्रिय राजनीति में हैं, कितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी कुछ पद पे। इन सब बातों को भी जनता समझती है कि जो समय के साथ बगैर किसी कारण के, बहुत ज्यादा जिसके पीछे कोई ऐसा कारण नहीं हो, और वो पाला बदलता है, निश्चित रूप से जनता उसे माफ नहीं करती। चलिए, जनता माफ नहीं करती। और देखना होगा इस अमरवाड़ा के अखाड़े में जनता किसको सिरमौर बनाती है, ये भी बिल्कुल सही है। रमेश जी के पास में आ जाता हूं।
रमेश जी, सीधा सा सवाल, भले एक सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, हालांकि अभी अन्य सीटें भी हैं जिन पर आगे चुनाव होगा, लेकिन अमरवाड़ा में जिस तरह से उपचुनाव तारीख का ऐलान हुआ है, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इस भले एक सीट है कि दोनों के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के लिए क्या मायने हो सकते हैं इस सीट को लेकर सर? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार जो उपचुनाव होगा अमरवाड़ा में वो बहुत दिलचस्प चुनाव होगा जी। और दोनों ही पार्टियां, जो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके इस चुनाव को लड़ेंगी। जी। कांग्रेस की ये कोशिश होगी कि जिस तरीके से वो शाह जो है वो बदल गए थे, तो वो सीट को हम वापस ले लें, और भाजपा की बराबर ये कोशिश होगी कि ये सीट जीत करके अगर वो बदले हैं तो हम इस पर कब्जा करें, क्योंकि लोकसभा में उन्होंने 29 की 29 सीट जीती हैं। अब एक सीट का चुनाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी बदले हुए हैं, तो मोटे तौर पर संगठन को भी और पूरी भाजपा को भी ये चुनाव बहुत प्रतिष्ठा का है और कांग्रेस का भी प्रतिष्ठा का है। एक बात अंतर इसमें दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के छिंदवाड़ा क्षेत्र में बहुत असमंजस जैसी स्थिति थी, क्योंकि कमलनाथ जी को लेकर के भी 1 महीने तक ये सस्पेंस बना रहा कि रहते हैं कि जाते हैं, रहते हैं कि जाते हैं। तो निचले स्तर का कार्यकर्ता थोड़ा सा असमंजस में था, जिसके वजह से उसने कोई काम नहीं किया। अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पार्टी ने कमलनाथ जी को ये कमान दी है कि वो उसमें उम्मीदवार का चयन करें, तो सारा का सारा चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के आसपास हो जाएगा। तो वो जो असमंजस थोड़ी सी जो बनी हुई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, वो दूर होगी। वो दोनों ही पार्टियां बहुत ताकत के साथ, दिलचस्पी के साथ ये चुनाव लड़ेंगी, और ये वाकई देखने की बात होगी कि इसको कौन जीत पाता है। जो संगठन के स्तर पर जो अच्छा काम कर लेगा, मान करके राजेश जी चलिए कि वो जीत लेगा। भाजपा का कार्यकर्ता अगर ताकत के साथ जुटा तो भाजपा का कार्यकर्ता भाजपा जीत लेगी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता ताकत से जुटा तो परिणाम अपने पक्ष में भी कर सकती है। चुनाव दिलचस्प है ये। क्या रमेश जी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के लिए भी ये जो एग्जाम है अग्नि परीक्षा से कम नहीं है? क्योंकि 29 में से 29 सीटें अभी आप हारे हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इसमें जीत हासिल करते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ विश्वास जो है पार्टी हाईकमान पर उस पर बढ़ेगा, यानी कि बहुत कुछ जीतू पटवारी को लेकर भी ये जो चुनाव है वो अहम होगा। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि अगर चुनाव कांग्रेस जीतती है तो इसका थोड़ी बहुत क्रेडिट जीतू पटवारी को भी मिलेगी, लेकिन अगर हारती है तो जीतू पटवारी का कोई लॉस नहीं होगा। ये एक अजीब तरह का वहां का परिणाम होगा कि अगर हारती है तो कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव में भी अगर कांग्रेस 29 की 29 हारी तो मैं इसके लिए जीतू पटवारी को जिम्मेदार नहीं मानता। पूरा का पूरा कांग्रेस संगठन का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता था उसमें बहुत असमंजस, जिस तरीके से दल बदल हुआ तो वो उसका एक कारण रहा है, ये कारण जिसके कारण 29 की 29 हारी। और अपन ने कई बार इस बात को चर्चा की थी कि 24 सीट पर तो कोई लड़ाई की स्थिति थी नहीं, 5-6 सीटों पर संघर्ष हो रहा था। 5-6 की सीट जो है वो सारी की सारी हार गए। तो कुल मिलाकर के ये वाकई जीतू पटवारी भी कोशिश करेंगे कि ये हो जाए, और कमलनाथ जी भी कोशिश करेंगे कि ये कहीं ना कहीं जीत ले, और मोहन यादव भी बराबर कोशिश करेंगे। बेहतर बात रमेश जी कह रहे हैं। एक बार फिर घनश्याम जी के पास में आ जाता हूँ। घनश्याम जी, जिस तरह से शैलेंद्र पटेल साहब कह रहे हैं, हालांकि ये मैंने पहले भी कहा शैलेंद्र जी से कि जो एक बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ चले तो जाते हैं लोग, लेकिन जो उन्हें एक वहाँ पर स्थान मिलना चाहिए वो स्थान नहीं मिलता। चंद लोग वो गिना देते हैं कि इन लोगों को ही मिला, बाकी लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में चले गए, उनको वो स्थान नहीं मिला। क्या आखिर इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी में है? देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करता हूं कि लगभग जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति कार्यक्रम और उससे प्रभावित होकर के आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा संगठन कार्यकर्ता आधारित दल है, वो भी उसमें सब समाहित हैं, सारे के सारे कार्यकर्ता हैं। लेकिन कहा कि सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, और उसमें कहाँ किसको कैसे रखना है, कैसे आगे बढ़ाना है, ये भारतीय जनता पार्टी तय करती है। और उसकी योग्यता के आधार पर, उसकी कार्य क्षमता के आधार पर उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी में रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, आप देखेंगे पिछली बार जो हमारे माननीय सिंधिया जी के साथ में जितने भी विधायक आए थे,
आप देखेंगे सबको कहीं ना कहीं चुनाव लड़ाने का काम किया, और उसके बाद में जो लोग चुनाव में किसी प्रकार से पराजित रहे तो कहीं ना कहीं सबको एक सम्मानजनक पद, उनको कहीं ना कहीं किसी निगम का और मंडल का या आयोग का इस प्रकार का अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के आधार पर उसकी योग्यता है उसको कहीं ना कहीं और सम्मानित करने का भी काम किया है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तमाम सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी में समाहित कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उन सबको कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति में सदस्य है। अब आप देखेंगे हमारे जिले स्तर में भी भारतीय जनता पार्टी के जिला स्तर में, मंडल स्तर पर भी जो भी हमारे कार्यकर्ता, मैंने कहा अब वो सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कल तक वो कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, आज हमारी नीति योजनाओं से प्रभावित होकर अगर वो भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर भी उनको जगह देने का काम आपको नहीं लगता कि लगातार पार्टी को निखारने का? घनश्याम जी, आपको नहीं लगता कि लगातार इस तरह की चीजें आपके यहाँ हो रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बन रही है? क्योंकि अगर उस क्षेत्र का आपका जो आपके नेता है, जो कार्यकर्ता है, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के झंडा उठाए हुए लगातार काम कर, उनको नहीं लगता कि आखिर हमारा भविष्य क्या होगा? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी में सबके लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति, ये सब सन्निहित है और उनका कहीं ना कहीं उपयोग करने का काम ये हमारा संगठन करता है। और योग्यता के आधार पर मैंने कहा ना, जिसकी जहां जैसी स्थिति है उसको वहां कहीं ना कहीं फिट करके कैसे उसकी उपयोगिता को हमें पार्टी हित में संचालित करना है, कैसे उसके काम को पार्टी में लेकर के पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, ये उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं और सबका उपयोग करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। चलिए शरद पटेल साहब जवाब दे दें, सबका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है, फिर मैं आपको एक अगला सवाल आपसे लूंगा। पहले घनश्याम पुरोनिया जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दे दें। देखिए, ये तो घनश्याम जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं, अभी तो चाय पी है, हम अकेले पी ली, हम सबसे तो पूछा भी नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में गए लोगों का रिकॉर्ड बता दें कि कितने लोगों का उपयोग हो रहा है। एक तरीके से वॉशिंग मशीन और भारतीय कांग्रेस पार्टी बन गई है। आज लोकसभा में जितने सांसद गए लगभग 100 के आसपास तो कांग्रेस पार्टी से गए। अब विचारधारा की बात करने वाले, जिसका लालन पालन से लेकर आखिरी समय तक का जो लंबा कैरियर पॉलिटिकल एक पार्टी की विचारधारा में रहा है, क्या वो दूसरी पार्टी की विचारधारा का हो सकता है? वो नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता से भी आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से वो शिकायत करते मिलेंगे कि आज उनका हक और अधिकार छीन रहा है। चलिए मैं शैलन जी आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से जो खबर है कि आपके तरफ से पासे जी वहां पर पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ वहां पर सुनील जायसवाल जी पहुंच रहे हैं, कमलनाथ जी की क्या भूमिका होगी वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। चुनाव में कमलनाथ जी हार गए इसका ये मतलब नहीं है हुआ कि वो नेता नहीं रहे। इंदिरा जी भी चुनाव हारे, अटल जी भी चुनाव हारे, शिवराज जी भी विधानसभा का चुनाव हारे। तो चुनाव हारने से कोई नेता में ये हो जाएगा कि जी बात अलग है कि चुनाव हार गए, वो अलग विषय है। लेकिन कमलनाथ जी पूरे देश के और प्रदेश के नेता हैं और खासतौर पर छिंदवाड़ा में एक सर्वमान्य नेता है। निश्चित रूप से उनकी भूमिका रहेगी। सुखदेव पांसे जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, 2 बार के विधायक, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, और उसके साथ साथ सुनील जायसवाल जी जो कि पूर्व विधायक हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। दोनों को एक संगठन का लंबा अनुभव है। दोनों हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री कल जा रहे हैं अमरवाड़ा, वहां पर जाके बात करेंगे, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करेंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी से भी सलाह ली जाएगी, उनके मार्गदर्शन दिया जाएगा और ये चुनाव पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी, क्योंकि चुनाव एक ही है और दूसरी जगह चुनाव नहीं है। जो अगले चुनाव होंगे वो 6 महीने बाद में होंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से, छिंदवाड़ा नहीं, पूरे जो हमारे नेता हैं सब लोग इस चुनाव में लगेंगे। और एक चैलेंज में हम लेते हैं, ये बात भी सही है कि बहुत लंबा समय जीतू पटवारी जी के पास भी नहीं, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव आ गया है, कोई बहुत लंबा अर्था नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसको एक हम चैलेंज के रूप में लेते हैं। और जो एक तरीके से कहीं ना कहीं घात लगाई है कमलेश शाह ने, जिस तरीके से आप एक शब्द का इस्तेमाल बड़े मुझे तो कहने में चकता धोखा दिया है, एक तरीके से बीच में छुरा गोपा है, उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता इसका फैसला करेगी। और मुझे उम्मीद है जनता ऐसे क्या जो कैंडिडेट होगा वो कमलनाथ जी की पसंद का होगा? कैंडिडेट जनता की पसंद का होगा और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में उनके सलाह से काम होगा।
पहली बात तो वहां की जनता तय करेगी, उसके बाद तमाम हमारे नेता मिलकर उस पर निर्णय लेंगे और जो बेहतर से बेहतर होगा उसको हम वहां पे चुनाव लड़ाएंगे। निश्चित रूप से कमलनाथ जी वहां के नेता है, उनकी सलाह उसमें ली जाएगी। चलिए, मैं रमेश जी के पास में आता हूं। रमेश जी, जिस तरह से लगातार अगर जब छिंदवाड़ा की बात होती थी तो बात होती थी कमलनाथ जी की, यानी कि कमलनाथ का गढ़, वहां पर बिना उसके ये कहें कि पत्ता भी राजनीति का वहां नहीं हिलता था। और परफॉर्मेंस भी देखिए कि 7 में से 7 जो विधानसभा की सीटें हैं उनके नेतृत्व में जीती, जबकि अगर पूरे मध्य प्रदेश की एनऑल बात करें तो 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। क्या, मैंने जो सवाल सेलन जी से किया है, क्या अगर कैंडिडेट जो सिलेक्शन होगा, जिस कैंडिडेट पर कमलनाथ जी हाथ रख देंगे वही मैदान में दिखेगा, ये संभावना है रमेश जी? हाँ, निश्चित रूप से ये बात आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो राजेश जी मैं बताऊं कि छिंदवाड़ा जो है वो ठीक है कि आज उसको कमलनाथ जी के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो कांग्रेस का गढ़ रहा। 1977 में अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, 40 लोकसभा सीट थी, केवल 1 सीट कांग्रेस जीती थी, गार्गी शंकर जी मिश्रा वहां से जीते थे। और उस सुरक्षित सीट पर जो कि कमलनाथ जी उन दोनों संजय गांधी जी की बड़ी कोर टीम के मेंबर हुआ करते थे, तो देश में सुरक्षित टीम पर उनको भेजना था, तो फिर उनको मध्य प्रदेश भेजा गया और छिंदवाड़ा से फिर वो सांसद बने। आगे चल करके फिर वो छिंदवाड़ा में उनका एक छत्र जैसा राज रहा, और जो लोग भी थे वो दाएं बाएं हुए या कर दिए गए। तो कुल मिलाकर के छिंदवाड़ा जो है वो कमलनाथ जी के नाम से जाना जाने लगा। एक उपचुनाव पटवाजी से हार चुके हैं कमलनाथ जी। तो कुल मिलाकर के अभी जो कैंडिडेट का मुद्दा आएगा जी, वो निश्चित रूप से उसका चयन कमलनाथ जी के ही जिम्मे रहेगा, वो ही करेंगे। और ये जो अभी गए हैं, जो 2 जा रहे हैं पर्यवेक्षक, वो लोगों से राय भी लेंगे और लोगों को सुझाव भी दे सकते हैं कमलनाथ जी का जो मर्जी होगी। तो मुझे लग रहा है कि अमरवाड़ा का जो चुनाव होगा वो मोटे तौर पर कमलनाथ जी के आसपास ही चलेगा। बहुत संभव है कि उसमें से जो पैसा, चुनाव में जो पैसा खर्च होता है, उसका प्रबंध भी कहीं ना कहीं कमलनाथ जी के द्वारा ही उसका प्रबंध किया जाए। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव जो है वो कमलनाथ जी के आसपास होगा। और लेकिन संगठन पूरा लगेगा। कैंडिडेट उनकी पसंद का हो सकता है, चुनाव लड़ने की रणनीति कमलनाथ जी की हो सकती है, लेकिन इसमें संगठन पूरा लगेगा। जितने वरिष्ठ नेता हैं वो किसी भी क्षेत्र के हैं, वो सब वहां पर सभा कर सकते हैं, कैंप कर सकते हैं। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके कांग्रेस इस सीट को लड़ेगी। और ठीक उसी प्रकार भाजपा भी इसको ताकत के साथ लड़ेगी। ये वाकई अब देखने की बात यह है, अगर चुनाव हार गए तो स्वाभाविक रूप से उसमें कमलनाथ जी के कैरियर पर जरूर फर्क पड़ेगा। वो ठीक है कि वरिष्ठ नेता हैं, अगर चुनाव हार गए तो उनके कैरियर पर फर्क पड़ेगा। और अगर वो चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, तो ये जो पिछले कुछ दिनों से कमलनाथ जी के नाम को लेकर के असमंजस चली थी कि भाजपा में जा रहे हैं कि रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको अगर हार गए तो उसको बल मिलेगा और जीत गए तो उस पर विराम लगेगा, उनकी संगठन में फिर से प्रतिष्ठा बनेगी। क्या रमेश जी, हालांकि मैं शैलेश जी से वो सवाल करना चाहता था, क्या कहीं ना कहीं नकुलनाथ जी जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हार गए, क्या संभावनाएं हो सकती है कि नहीं अब कब नकुलनाथ जी को विधानसभा का चुनाव लड़वा दिया जाए? देखिए, ये तो कांग्रेस में तो इस तरह के निर्णय हो सकते हैं। कांग्रेस में इस निर्णय की कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नकुलनाथ भी लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत संभव है कि किसी और व्यक्ति को उसमें कांग्रेस उसमें मैदान में उतारेगी। भाजपा की तरफ से तो लगभग तय ही है कि कौन उतरेगा। कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं देख करके नकुलनाथ को उतार सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी किसी नए को मौका देगी ऐसा लगता है। जी, चलिए, किसी नए को मौका देगी। और निश्चित तौर पर अमरवाड़ा का जो अखाड़ा है, पहले भी मैंने जिस तरह से कहा कि वैसे देखा जाए तो कोई किसी पर अंतर पड़ने वाला नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी पर न कांग्रेस पर, लेकिन अगर उसको दूसरे नजरिए से देखें तो दोनों के लिए ये सीट काफी अहम होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कमलेश शाह को अपने खेमे में लाई है, उसको भी प्रूफ करना है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि कांग्रेस भी 2-2 हाथ करने के लिए तैयार है। और जिस तरह से शैलन जी भी कह रहे थे, तमाम सारी चीजें कह रहे थे कि उनके कैंडिडेट को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी में मिलाए, तमाम सारी चीजें हैं आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर अमरवाड़ा का जो रण है या अमरवाड़ा का जो अखाड़ा है, उपचुनाव 10 जुलाई को वहां पर होने जा रहा है। और उसके पहले तमाम सारी जमावट अब उस चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर कर रही है, कांग्रेस अपने स्तर पर कर रही है।
और निश्चित तौर पर दोनों के लिए काफ़ी अहम मायने इस सीट को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में इस चुनाव को जीतना चाहेगी और ये बताना चाहेगी कि कहीं ना कहीं उसने छिंदवाड़ा के गढ़ में एक बार फिर सेंध लगा दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ये कहेगी कि नहीं, अगर वो जीत जाती है कि पहले भी गढ़ था हमारा, भले हम लोकसभा चुनाव हार गए लेकिन अभी भी गढ़ हमारा है। IND एनालिसिस बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।